अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है प्रोटीन्स। ये बुक का पेज नंबर है 24 जिसके ऊपर ये टॉपिक है। तो प्रोटीन्स का जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक है और इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ये सजेस्ट किया था बर्ज़ेलियस ने, ठीक है, और इसमें कुछ रोल जो है वो G.J. मर्डलर का भी है जिसने इंपॉर्टेंस रियलाइज़ की थी प्रोटीन की कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी वजह से इसे प्रोटीन्स या फर्स्ट रैंक कहा जाता है कि अगर लाइफ के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन्स का फर्स्ट रैंक आता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये यहाँ पर भी लिखा है कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोटीन्स करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्रोटीन्स यानी फर्स्ट रैंक। अच्छा, अब प्रोटीन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये पॉलीमर और मोनोमर जो है ये मैंने पहले भी न्यूक्लिक एसिड में एक्सप्लेन किया है। देखिए, पॉलीमर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है पॉलीमर और इसके अंदर ये जो एक पीस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक पीस ये कहलाता है इसका मोनोमर। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल सी देता हूँ कि जो दीवार है आपकी वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा पॉलीमर, और दीवार जिस चीज़ से बनी हुई है यानी ईंट जो ब्रिक है वो इसका एक छोटा सा यूनिट है जो बार बार उसमें रिपीट हो रहा है, उसे हम मोनोमर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्रेन की एग्जांपल दी जाती है। ट्रेन जो है ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है तो ये पॉलीमर है, उसके अंदर जो एक डब्बा है वो इसका मोनोमर है। तो प्रोटीन्स जो है ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटीन्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। और प्रोटीन के अंदर जो छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसके मिलने से, जिसके बार बार रिपीट होने से प्रोटीन्स बनती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड का। तो इसी वजह से प्रोटीन्स को डिफाइन किया जाता है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के मिलकर बनने से मिलकर जो लंबी सी चेन बनती है उसे हम कहते हैं बेसिकली प्रोटीन। अच्छा, अब प्रोटीन्स के बारे में कुछ और बात कि अगर सेल के अंदर से वाटर निकाल दिया जाए तो बाकी जो है वो ड्राई सब्सटेंस बच जाएगा। उस ड्राई सब्सटेंस के अंदर 50% से ज़्यादा आपको जो चीज़ मिलेगी वो प्रोटीन है। दैट इज़ वाई मैंने कहा था कि इन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी वाइटल फॉर लाइफ और तकरीबन सेल के ज़्यादातर काम जो है वो आपकी प्रोटीन्स ही करते हैं। तो दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। अच्छा, प्रोटीन्स जो हैं इनको एक और तरह से डिफाइन किया जाता है कि दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जिस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है कि उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो प्रोटीन्स में भी ये पाया जाता है। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन मिलती है और दो और चीज़ें हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन्स को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू, क्योंकि जो टिश्यूज़ बनते हैं, जो मसल्स बनते हैं या जितनी भी तरह के टिश्यूज़ जो बनते हैं उनके लिए बेसिकली आपको प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। कौन से पार्ट्स हैं बॉडी के जो बेसिकली प्रोटीन्स रखते हैं? देखें, पहली बात तो प्रोटीन्स आपके हर सेल में मौजूद है। जब हर सेल में मौजूद है तो कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है, कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जिसमें प्रोटीन्स ना हो। बट ये कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो बेसिकली टोटली बनी होती है प्रोटीन से। लाइक आपके जो हेयर है, जो बाल हैं वो आपकी प्रोटीन से बने होते हैं। स्किन है, नेल्स है, जो नेल का हिस्सा आपका बढ़ता है वो बेसिकली टोटली प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा ये फेदर्स जो हैं, बर्ड्स के अंदर जो फेदर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कहाँ से आपको प्रोटीन हासिल हो सकता है, तो अंडा है, गोश्त है, मछली है, दूध है और ये पल्सेस हैं, दालें हैं। ये मेजर सोर्स कहलाते हैं प्रोटीन्स के। यानी अगर आप जो बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको वेट गेन करना होता है, उन्हें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, तो वो ये सोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रोटीन्स बनती कैसे हैं। देखिए, प्रोटीन्स के बारे में हमने ये बात तो कर ली कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ दूं तो प्रोटीन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है। तो अमाइनो एसिड हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये हमारे पास मौजूद है। सेंटर में इसके कार्बन होता है, इसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का, ठीक है। ये सेंटर वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। इस कार्बन के एक तरफ हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसे हमने नाम दिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है NH2। इसको उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, N पहले लिखा हुआ है H2, लेकिन इसे आप ऐसे लिख लें अगर तो भी कोई मसला नहीं है। ये जो NH2 है ये कहलाता है अमाइनो ग्रुप और ये बेसिक होता है, इसकी प्रॉपर्टी बेस जैसी होती हैं। इसके दूसरी तरफ आपको एक बड़ा सा ग्रुप नज़र आ रहा है, इसमें C है, O है और OH है, इसको हम COOH भी लिखते हैं। ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप
और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है। देखिए जो अमाइनो ग्रुप है वो बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, आपने एसिड और बेस के बारे में कुछ हद तक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रखता है एसिडिक प्रॉपर्टी। इन दोनों की वजह से इसे कहा जाता है अमाइनो एसिड। ये अमाइनो ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, इसी वजह से इस मॉलिक्यूल का नाम होता है अमाइनो एसिड। तो दो बॉन्ड्स की हमने बात कर ली, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन ने एक बॉन्ड अमाइनो ग्रुप के साथ बना लिया, एक बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बना लिया, कार्बन का एक बॉन्ड जो बनता है वो हाइड्रोजन के साथ बनता है। देखिए याद रखें अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास वायरस से लेकर इंसानों तक हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसिड है जो आपको कॉमनली मिल जाएंगे। यानी अगर आप वायरस की प्रोटीन देखें, आप बैक्टीरिया की प्रोटीन देखें, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस सब की प्रोटीन देखें, तो आपको 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं जो आपको सबके अंदर मिल जाएंगे बहुत कॉमनली। उन 20 तरह के अमाइनो एसिड के अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर हाईलाइट किया है ये सेम होता है। जो फ़र्क आता है अमाइनो एसिड के अंदर वो इस पॉइंट के ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं आर या इसे हम कहते हैं रेडिकल। यहाँ पर मॉलिक्यूल या एटम जो है वो डिफरेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मुख्तलिफ नज़र आएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे दो इंसान जो हैं उनकी बॉडी सेम हो सकती है। लाइक मैं अगर हूँ तो मेरी हाइट जितनी है या मेरी स्किन कलर जो है या मेरी बॉडी जो है जिस तरह की है उस तरह की बहुत सारे लड़कों की बॉडी हो सकती है। तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने वाली जो चीज़ होती है, हम लड़कों को डिफ्रेंशिएट करने वाली जिनकी सेम बॉडी हो, सेम हाइट हो, सेम विथ सेम जो है वो बिल्ड हो, वो होता है फेस। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो फेस से होती है। एक लड़के का चेहरा दूसरे लड़के के चेहरे से नहीं मिलता, एक शख्स का चेहरा दूसरे शख्स के चेहरे से नहीं मिलता, हालांकि उनकी बॉडी एक जैसी नज़र आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से अमाइनो एसिड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया है ये बाकी बॉडी है। इसमें जो चेहरा है जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर करता है वो है ये आर। आर को हम कहते हैं बेसिकली रेडिकल या इसे हम कहते हैं साइड चेन। ये जो आर है ये रेडिकल कहलाता है, ये इसे साइड चेन कहते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर इस जगह पर आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। जिस तरह आप मैथ्स के अंदर पढ़ते आए हैं एक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स की जगह कोई ना कोई नंबर आता है, ठीक है, 1 लिख दें आप या इसके जगह 15 लिख दें या आप 30 लिख दें। बिल्कुल इसी तरह से आर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, आर जो है इसकी जगह कोई और चीज़ आएगी जो बताएगी कि कौन सा अमाइनो एसिड है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। देखिए ये सेंटर वाला कार्बन है जिसे हमने अल्फा कहा था, ये वाला ग्रुप अमाइनो है सेम है, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ तक की बॉडी इन सब में सेम होगी। इन तीनों अमाइनो एसिड के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट अमाइनो एसिड का सेम होता है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया ग्लाइसिन का। इसमें लगा हुआ है CH2OH, इस अमाइनो एसिड को नाम दे दिया सीरीन का। इसमें लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप, इसको हमने नाम दे दिया एलेनिन का। तो एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से जो डिफर करता है वो इस पॉइंट के ऊपर करता है जिसे आप कहते हैं आर या जिसे आप कहते हैं रेडिकल। तो रेडिकल की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, रेडिकल की जगह कोई और मॉलिक्यूल या एटम आता है जो कि डिफाइन करता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा। तो ये अमाइनो एसिड आपने समझ लिया। इस तरह का एक और अमाइनो एसिड यहाँ लगाएं, इस तरह का एक और अमाइनो एसिड यहाँ लगाएं, जोड़ते चले जाएं, आपके पास लंबी सी चेन बन जाएगी। वो चेन कहलाती है प्रोटीन, जिसे आप कहते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। और इसके अंदर जो चीज़ रिपीट हो रही है, यानी अमाइनो एसिड रिपीट हो रहा है, बार बार अमाइनो एसिड आ रहा है, तो अमाइनो एसिड कहलाता है प्रोटीन का मोनोमर्स। अच्छा एक और बात, अब मैंने कहा कि हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं जो वायरस से लेकर इंसानों तक हैं, ठीक है। तो आपने ये रख लिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 20 अमाइनो एसिड हैं। तो एक प्रोटीन, अभी तक तो हमने सिर्फ कहा था कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से यहाँ पर डिफर करता है। मैं कह रहा हूँ एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से कैसे डिफरेंट होगी जब 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं। तो बेसिकली इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्रोटीन है कि जिसके अंदर पहले पे लगा हुआ है ग्लाइसिन, आपने जो अभी 3 नाम पढ़े हैं, दूसरे पे लगा हुआ है सीरीन, तीसरे पे लगा हुआ है लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन है, सीरीन है, लाइसिन है, इसके अलावा और भी अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन कह लेते हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रोटीन है जिसके अंदर सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले पे सीरीन लगा हुआ है, फिर लाइसिन लगा हुआ है, फिर ग्लाइसिन लगा हुआ है, फिर आर्जिनिन लगा हुआ है। तीसरे प्रोटीन के अंदर और कोई सीक्वेंस होगा, चौथी के अंदर और कोई सीक्वेंस होगा। तो प्रोटीन्स एक दूसरे से डिफर करती हैं बिकॉज उनके अंदर जो अमाइनो एसिड हैं ऑल्दो वो 20 तरह के होंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस और उनका नंबर जो है वो आगे पीछे होगा, जिसकी वजह से एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट हो जाती है और फंक्शन के अंदर भी डिफरेंट हो जाती है।
अब ज़रा देख लेते हैं, मैंने कहा कि अमाइनो एसिड आप जोड़ते चले जाएं तो प्रोटीन बन जाएगी। तो हम देखते हैं अमाइनो एसिड जुड़ते कैसे हैं। ये हमारे पास लिंकेज दी हुई अमाइनो एसिड की कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता कैसे है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये वाला बॉन्ड, ये कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड मौजूद है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड कह लें या पेप्टाइड लिंकेज कह लें। अब देखते हैं ये होता कैसे। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दो अमाइनो एसिड के जुड़ने के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। पहले मैं कंडेंसेशन समझाता हूँ। देखें, ये एक मॉलिक्यूल है X, इसके साथ लगा होगा एक जगह पर हाइड्रोजन। ये एक मॉलिक्यूल है Y, इसके साथ लगा होगा एक जगह पर OH। ठीक है, ये दोनों जुड़ना चाह रहे हैं। अब जुड़ेंगे तो तब जब इनके अंदर जगह होगी। बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप शॉपिंग करने गए हुए, आपके दोनों हाथों के अंदर बैग्स हैं और आपको कोई फ्रेंड मिलता है जिसके दोनों हाथों के अंदर बैग्स हैं। अब आप हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो हाथ मिलाने के लिए सबसे पहले आप दोनों को क्या करना होगा, अपने अपने एक हाथ से बैग्स जो हैं वो नीचे रखने होंगे। जब भी आपका हाथ फ्री होगा और आप एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, अभी इनके पास जगह नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं, X और Y। तो होता क्या है, इस X में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इस Y में से OH रिमूव हो जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है वाटर। और इसके नतीजे में X और Y के पास जगह बन जाती है और ये X और Y आपस में जुड़ जाता है। ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर दो यूनिट्स आपस में मिले इस तरीके से कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, वाटर का मॉलिक्यूल बन के इस प्रोसेस में निकल जाए, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। मोनोमर्स को यानी छोटे यूनिट को जोड़ने का ये एक तरीका होता है जिसमें दो यूनिट मिलते हैं तो वाटर रिमूव होता है। तो अमाइनो एसिड भी बिल्कुल इसी तरीके से रिमूव होंगे। देखें, ये हमारे पास पहला अमाइनो एसिड है, ये सेंटर वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ रेडिकल, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, ये सेंटर वाला कार्बन अल्फा, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ रेडिकल, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ये दो अमाइनो एसिड जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे? ये पहला अमाइनो एसिड हो गया और ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। मैंने कहा कि इनके पास जगह नहीं है तो इन्हें कोई ना कोई मॉलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए, इस अमाइनो एसिड में से जाएगा ये OH। ठीक है, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। इस अमाइनो एसिड में से जाएगा ये OH और इस वाले अमाइनो एसिड नंबर 2 में से जाएगा ये हाइड्रोजन। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। देखें, ये वाटर यहाँ पर रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस में से रिलीज हो रहा है। जब ये यहाँ से चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, ये OH यहाँ से चला गया, तो अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के पास स्पेस आ गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। वो बॉन्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कार्बन है पहले अमाइनो एसिड का और ये नाइट्रोजन है दूसरे अमाइनो एसिड का। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज का। ये पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये जो तरीका है कि जिसके अंदर दो मोनोमर्स, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड हैं, जो दो मोनोमर्स जुड़ रहे हैं कुछ इस तरीके से कि क्या चीज़ लिबरेट हो रही है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन और ये पॉलीमर बनाने का एक तरीका होता है। अच्छा, अब दो अमाइनो एसिड जुड़ गए, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज है। इस अमाइनो एसिड के पीछे इधर भी अमाइनो एसिड लगेंगे, इसके आगे भी अमाइनो एसिड लगेंगे। ये तीसरा अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये चौथा अमाइनो एसिड आ गया, पेप्टाइड लिंकेज बन गई। इस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और आपके पास एक लंबी सी चेन बन जाएगी। वो चेन कहलाती है बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी और पेप्टाइड वो बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान बन रहा है। तो अगर इसमें 100 के करीब अमाइनो एसिड है तो हर दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब इस चेन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इस चेन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। देखिए, बुक के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि प्रोटीन्स जो हैं, हम प्रोटीन का वर्ड कब यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम पॉलीपेप्टाइड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं चेन के लिए, लेकिन हम प्रोटीन का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब किसी चेन में 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज आप बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी देखेंगे कि जिसके अंदर बहुत थोड़े से अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पॉलीपेप्टाइड नहीं कहा जाता, उन्हें प्रोटीन कहा जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ मैंशन भी की हुई है। बट सम प्रोटीन्स
आर स्मॉल इन साइज एंड हैविंग लेस नंबर ऑफ अमाइनो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा कि 100 तक जो है वो पॉलीपेप्टाइड कहा जा सकता है या जाता है, और 100 अमाइनो एसिड से बढ़ जाएंगे तो फिर उन्हें प्रोटीन का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन के दरमियान जो फ़र्क होता है वो अमाइनो एसिड के नंबर का और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का होता है, ठीक है। एक और तरीके से एक प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन डिफर कर सकती हैं। कैसे? ये एक प्रोटीन है कि जिसके अंदर एक चेन है, ये एक प्रोटीन है कि जिसके अंदर 2 चेन्स है, ये एक प्रोटीन है कि जिसके अंदर 3 चेन्स है। तो आप प्रोटीन्स जो है वो एक दूसरे से डिफर कर सकती हैं बाय नंबर ऑफ प्रोटीन चेन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल या चेन जो है उसके अंदर, उसके नंबर से भी एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से डिफर हो सकती है। ओके, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास 4 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास प्राइमरी। देखिए भाई, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, ये तीसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, ये चौथे अमाइनो एसिड के साथ, और ये 5वें अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। कौन सा बॉन्ड बना बीच में? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो चेन आपको नजर आ रही है बिल्कुल सीधी है, इस तरह की, इसे हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस, बिल्कुल सीधा सीक्वेंस जो है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कोई प्रोटीन बनाए तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी अमाइनो एसिड बिल्कुल सीधा 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 जुड़ जाए और एक लीनियर सीक्वेंस बन जाए, सीधी लाइन बन जाए। ये प्रोटीन जो है, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी एग्जांपल जो है ये इंसुलिन है। इंसुलिन बेसिकली आपका एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज से आता है। पेनक्रियाज एब्डोमेन के अंदर इस तरह का लीफ लाइक जो है एक स्ट्रक्चर होता है स्टमक और लिवर के दरमियान में। तो इसमें से इंसुलिन आता है जिसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोज को कम करना। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि अमाइनो एसिड बिल्कुल सीधा सीधा लगे हुए हैं। इसे हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? यही चेन है अमाइनो एसिड की, ठीक है। अब ये सीधी के बजाय इसके अंदर कुछ कर्ल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से ट्विस्ट हो रही है, ये इस तरह से ट्विस्ट हो रही है, स्पाइरली कॉइल्ड हो रही है। तो ये जो कॉइलिंग इसके अंदर आ गई है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर अब हेलिक्स कहलाता है। ये हेलिकल हो गया। ये जो रिजिड और ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर बना है ये कहलाता है हेलिक्स या हेलिकल, और इसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। होता क्यों है ये? देखें, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, इसके अंदर सिर्फ एक तरह का बॉन्ड था जिसे हम कह रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पेप्टाइड के अलावा 2 तरह के बॉन्ड्स और आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सल्फाइड बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड्स की वजह से इन्होंने किया क्या? मॉलिक्यूल्स को एक तरफ और दूसरी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सीधा नहीं रहा, उसके अंदर ट्विस्टिंग आ गई, कर्ल्स आ गए उसके अंदर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हेयर्स, बाल। बाल जो है वो भले आपको सीधे नजर आ रहे हो, लेकिन आप उनका जब बेसिक स्ट्रक्चर जाके देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर तो आपको नजर आएगा कि अंदर जो प्रोटीन की चेन्स है वो ट्विस्टेड है। स्पाइडर का वेब जो है ये आपको भले सीधा नजर आ रहा हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इसके अंदर जो प्रोटीन की चेन्स आपको नजर आएंगी वो ट्विस्टेड नजर आएंगी। तो अभी तक हमने देखा कि ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये प्राइमरी है, और अगर इसी चेन को अगर हम यूं कर दें डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से तो ये हो जाता है सेकेंडरी। अच्छा, अब इसी चेन को अगर आप 3D फोल्ड कर दें, बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दें, एक ही चेन थी, आपने उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली फोल्ड कर दिया। अब ये फोल्ड भी क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर एडिशनल बॉन्डिंग आ रही है। यहाँ पर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था, यहाँ पर पेप्टाइड भी आया, हाइड्रोजन भी आया और सल्फाइड भी आया। यहाँ पर पेप्टाइड भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, सल्फाइड के बजाय डाइसल्फाइड होगा। 2 सल्फाइड जो है, सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड्स बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, और इसके अलावा एक और तरह की बॉन्डिंग होगी जिसे हम आयोनिक कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्ड और सुपर फोल्ड बन जाएंगे इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है टर्शरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टर्शरी के अंदर क्या होता है? 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाती है। जो एक चेन थी सीधी वाली चेन, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्ड हो जाती है। इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और एडिशनल जो आए हैं वो आयोनिक है, और अब ये डाइसल्फाइड, पहले सल्फाइड था सिर्फ, अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपकी बुक में 2 जगहों पर मेंशन है फर्स्ट ईयर में, एक चैप्टर नंबर 5 में जब बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे, और दूसरा चैप्टर नंबर 14 में। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है, तोड़ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर, इस एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसके बाद आता है एक और तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी। अच्छा देखिए, अब तक हम बात करते आ रहे थे एक चेन की, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, ये टर्शरी स्ट्रक्चर था। अभी तक हम एक चेन की बात करते आ रहे थे।
जब भी एक से ज़्यादा चेन हो जाए, अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक चेन है और ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई दूसरी चेन, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है पूरा जिसके अंदर दो चेन्स हैं, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। अब मैं इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहूँगा। जब भी दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की या प्रोटीन की चेन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटरनरी। टू और मोर सब यूनिट जो है जब ये इन्वॉल्व हो जाए तो ये क्वाटरनरी कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर एक अदद मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसके अंदर कितनी चेन्स होती हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, जिसमें 2 चेन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फा, बस ये स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है, और 2 होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा। तो ये 4 चेन्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मैं आपको बुक की डायग्राम सिखाता हूँ, ये पेज नंबर 26 के ऊपर मौजूद है। देखिए ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक सीधी चेन बना रहे हैं, इसे हमने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब इस चेन के अंदर कर्ल्स आ गए, ट्विस्टिंग आ गई, तो ये हेलिकल हो गया, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यही चेन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्ड हो गई है, एक ही चेन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्ड हो गई है, तो ये कहलाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग दिखाई गई है। बेसिकली ये वो बॉन्ड्स हैं जो इस चेन को, अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्डिंग कर दूँ तो ये इसको इस तरफ से भी खींचेगा और इस तरफ से भी खींचेगा, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फोल्ड हो जाएगा। तो ये बॉन्डिंग दिखाई गई है, पहिए नहीं है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद देखें, अभी तक हम एक चेन की बात कर रहे थे, अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें 4 चेन नज़र आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4। ये बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था इसमें 2 अल्फा हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। ओके, थोड़ी सी बात क्वाटरनरी से रिलेटेड मैं और करूँगा। देखें, अगर यहाँ पर हमने देखा कि इस क्वाटरनरी के अंदर 4 चेन्स थी, लेकिन वो 4 सेम नहीं थी। इसमें 2 एक तरह की थी अल्फा और 2 एक तरह की थी जिन्हें हमने कहा बीटा। ऐसा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है हीट्रोजेनस। हीट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म है हीट्रोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब कहते हैं जब जो चेन्स हैं वो डिसिमिलर हों। अगर सिमिलर चेन्स होंगी तो वो कहलाएगा होमोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर चारों चेन्स अल्फा होती, 2 3 4 चारों अल्फा होती या चारों चेन्स बीटा होती, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता होमोजेनस। ये भी होमोजेनस है, लेकिन चूंकि 2 अल्फा और 2 बीटा हैं, डिफरेंट तरह की अगर चेन्स हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है हीट्रोजेनस। 2 बातें और यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखिए, प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर चूंकि अमाइनो एसिड बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या कुछ ऐसे केमिकल्स जो हार्मफुल होते हैं, अगर वो प्रोटीन्स के ऊपर अप्लाई किए जाएँ या प्रोटीन्स उनके कांटेक्ट में आ जाए, तो प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो सकता है या उनका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह की प्रोटीन थी तो वो इस तरह की हो सकती है, उसका नेचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और जब नेचर ख़राब हो जाएगा तो फिर वो अपना जो उसकी एबिलिटी थी फंक्शन की वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर इसी डी नेचर प्रोटीन को रखा जाए और दोबारा से कंडीशन जो है वो पहले जैसी हो जाए, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर आप हटा दें और दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो चांसेस है कि ये जो डी नेचर प्रोटीन थी ये दोबारा री नेचर हो जाए और अपना नॉर्मल फंक्शन जो है ये परफॉर्म करने लगे। लास्ट हमने जो है बात करनी है अबाउट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। देखिए भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंक्शन से रिलेटेड। प्रोटीन्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स जो हैं उन्हें हम प्रोटीन्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फर्स्ट रैंक रखती हैं जहाँ पर लाइफ की एक्टिविटीज़ की बात आती है, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल होती हैं प्रोटीन से। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद होती है किसके अंदर? वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पेरेंट्स से मिली है, मेरी बॉडी में क्या बनना है, कितना बनना है, कब बनना है, कौन सा सेल कब डिवाइड होना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। और ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आती है? क्या बनता है इससे? डीएनए तो रेसिपी है ना। जिस तरह हमारे पास बिरयानी की रेसिपी है, तो रेसिपी से प्रोडक्ट बनेगा तो वह बिरयानी होगी। कौरमे की रेसिपी है अगर, तो उससे रेसिपी से प्रोडक्ट बनेगा तो कौरमा बनेगा। तो डीएनए एक रेसिपी है, इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है प्रोटीन। डीएनए की इन्फॉर्मेशन से बनता ही प्रोटीन है। दैट इज़ वाई प्रोटीन्स आर वेरी वाइटल। मैमल्स की अगर सेल की बात करें, तो मैमल के सेल के अंदर, मैमल्स में हम भी आते हैं, मैमल्स में सारे बड़े जो एनिमल्स आपको नज़र आते हैं ज़्यादातर वो मैमल्स के अंदर आते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो मैमल्स के अंदर तकरीबन 10,000 से के करीब डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स, 10,000 के करीब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट प्रोटीन्स जो है हमारे अंदर मौजूद होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये कुछ हेडिंग्स हैं। पहला पॉइंट हो गया एज स्ट्रक्चरल केबल्स।
प्रोटीन्स जो हैं ये वायर के तौर पर बिहेव करती हैं, केबल्स के तौर पर बिहेव करती हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सेल के अंदर की अगर मैं एग्जांपल दूं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। हर सेल के अंदर ना कुछ वायर्स बिछे हुए होते हैं, कुछ केबल्स बिछी हुई होती हैं, वो बेसिकली सेल के स्केलेटन के तौर पर बिहेव करते हैं। सेल का शेप मेंटेन भी करते हैं, सेल के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, सेल के अंदर जो है सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 3 तरह के फाइबर्स आप पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, चैप्टर 4 के अंदर। तो ये प्रोटीन्स ही होती हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। तो विद इन द सेल मैंने एग्जांपल दे दी। अगर मैं आउटसाइड बात करूं तो आपका जो पूरा का पूरा मसल है वो बना है प्रोटीन से। ठीक है, जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनके नाम आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, एक्टिन और मायोसिन। ये प्रोटीन्स हैं जो मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं और मसल्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बोन्स को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। मैं जो खड़ा होता हूँ तो जो मेरा वेट है वो सपोर्ट करते हैं हमारे मसल्स, बोन्स सपोर्ट करती है, बोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो वर्क करती हैं एज एंजाइम, ये सेकंड फंक्शन हो गया। एंजाइम्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो एक्सेलरेट करता है स्पीड को, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। इसी तरह के एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, लेकिन उसमें खुद इस्तेमाल नहीं होते, तो वो कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट और उनका दूसरा नाम एंजाइम है। और आप पढ़ते हैं कि एंजाइम्स ज़्यादातर बने होते हैं अमाइनो एसिड से, यानी उनका स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये भी एक प्रोटीन का फंक्शन हो गया एज एंजाइम्स। एज हार्मोन्स, हार्मोन्स बेसिकली होते हैं केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स का काम होता है किसी पार्ट का मैसेज जो है वो दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। हार्मोन्स की 2 मेन वैरायटीज़ होती हैं, एक वो होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं और एक वो होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो हार्मोन्स की एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो आपका जो इंसुलिन अभी हमने पीछे पढ़ा था, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये पैनक्रियास से आता है। पैनक्रियास से निकलने के बाद ये डिफरेंट सेल्स के पास जाता है और उनका दरवाज़ा बजाता है और उसको कहता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है ना, ये अपने अंदर रख लो ताकि ब्लड का ग्लूकोज डिक्रीज़ होकर नॉर्मल पे आ जाए। तो ये हार्मोन है कि जिनका काम होता है कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो जाके सेल को बताते हैं कि अब आपने जो है वो इनलार्ज होना है, साइज़ बढ़ाना है, या अब आपने सेल की डिवीजन करनी है। बिल्कुल इसी तरह से जीन एक्टिवेटर्स, जीन किसे कहते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी वो इन्फॉर्मेशन है जो आई कलर डिसाइड करेगी कि मेरा आई कलर क्या होगा। यहाँ पर मेरी वो इन्फॉर्मेशन है जो हाइट को डिसाइड करेगी। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं क्रोमोसोम के अंदर जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहलाते हैं जीन्स। इन जीन्स को खोलने के लिए चाबियाँ चाहिए होती हैं, वो चाबियाँ बेसिकली कहलाती हैं जीन एक्टिवेटर्स, और ये भी बनी होती हैं प्रोटीन्स की। तो एक जीन जो है ना, ये एक जीन है, ये एक चाबी बनाएगी जो जाके दूसरी जीन को एक्टिवेट करेगी। तो दैट इज़ हाउ प्रोटीन्स जो हैं ये जीन एक्टिवेटर्स के तौर पर भी बिहेव करती हैं। एज मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, देखें अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो आप पढ़ेंगे कि ये मेनली बना होता है, सेल मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है 2 चीज़ों से। एक इसके अंदर लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, और लिपिड के दरमियान ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन 2 तरह की होती हैं। एक प्रोटीन वो हैं जो दोनों, ये लिपिड की ना 2 लेयर होती हैं, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। एक तरह की प्रोटीन वो हैं जो दोनों लेयर के अंदर मौजूद हैं, ये बिहेव करती हैं प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। इनके अंदर होते हैं होल्स। तो देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कोई रोक टोक नहीं है, वो लिपिड के थ्रू चली जाएगी और लिपिड के थ्रू बाहर भी आ जाएगी। लेकिन वाटर है, वाटर लिपिड के थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि पानी और लिपिड की बनती नहीं है। तो पानी के लिए ना अलग से रास्ता बनाया जाता है, वो रास्ता ये प्रोटीन्स बनाती हैं जिन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये H2O है, H2O डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो H2O इनके ज़रिए जाता है और बाहर आता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी बिहेव करती हैं। ये हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन। मैंने आपको कहा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर के अंदर होगी। ये 2 लेयर्स हैं तो ये सिर्फ एक लेयर के अंदर मौजूद है, सिर्फ बाहर वाली लेयर में मौजूद है। ये बिहेव करती हैं एज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर वो मॉलिक्यूल होता है जिसका काम होता है किसी ना किसी मॉलिक्यूल को रिसीव करना। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो हार्मोन है इनका काम होता है कोई ना कोई मैसेज देना। अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन है,
इंसुलिन जब आएगा इस सेल के पास, ये हमारे पास एक सेल है, ये इंसुलिन है, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो इंसुलिन क्या करता है, इस सेल के ऊपर ना एक अदद प्रोटीन बैठी होती है रिसेप्टर के तौर पे, अपना मैसेज आकर इसे दे देता है और इसका काम होता है उस मैसेज को अंदर ट्रांसफ़र करना। तो ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर के तौर पर बिहेव करती है। तो ये हो गया कुछ काम। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज एंटीबॉडीज़, ये चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ना कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं एंटीजन, ठीक है, दीज आर नोन एज एंटीजन। ये वो मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया। देखें, जिस तरह मेरी पूरी बॉडी के अंदर मेरी जो पहचान है वो मेरा फेस है, ठीक है, मेरा हाथ देख के आप नहीं पहचान सकते कि मैं कौन हूँ, मेरा फेस देख के मेरी आइडेंटिफिकेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया के पूरे सेल में एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो इसकी पहचान होता है, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। ये मॉलिक्यूल कहलाता है एंटीजन। जब वो इसे पहचान लेता है तो वो इसके खिलाफ बनाता है इस तरह के वाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी ने इस पर जाके चिपक जाती है और जैसे ही एंटीबॉडी जाके चिपकती है वैसे ही हमारे दूसरे सेल्स को पता लग जाता है कि ये हमारी बॉडी का नहीं है और इसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एंटीबॉडी भी बनी होती है प्रोटीन की। एंटीजन्स मैंने बताया, ये वाला मॉलिक्यूल भी बेसिकली प्रोटीन्स का बना होता है। फिब्रिन क्या है? फिब्रिन बेसिकली एक तरह की प्रोटीन्स है, ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आती है। ये हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरी कह लें या वेन कह लें, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। कभी अगर ऐसा हो कि ये रप्चर हो जाए तो ब्लड लीक करने लगता है, ठीक है। जब ये ब्लड लीक करने लगता है तो यहाँ पर एक तरह के सेल्स आकर बैठ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के अलावा यहाँ पर एक तरह की सीमेंटिंग मटीरियल आकर जमा हो जाता है जो कहलाता है फिब्रिनोजन। ये बिल्कुल इसी तरह है, आपको अगर दीवार बनानी है तो आप ईंटें रखकर बना सकते हैं, लेकिन वो दीवार मजबूत नहीं होगी तो आप उसके दरमियान डालते हैं सीमेंट। बिल्कुल इसी तरह प्लेटलेट्स जो हैं ये बंद तो कर लेते हैं, जो लीकेज हो रही है उसको रोक तो लेते हैं, लेकिन ये वीक होता है, तो उसको मजबूत करने के लिए फिब्रिन या फिब्रिनोजन एक तरह की प्रोटीन्स है जो कि वर्क करती हैं इसके साथ। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स जो हैं ये आपके हर सेल में पाई जाती है। मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर मौजूद होती है, तो प्रोटीन्स आपके हर सेल में है एंड दीज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू।